हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपका ये दूसरा होने वाला है। पहला मैंने अपलोड कर दिया है। किस चीज़ का है? पार्ट 1 का है आपका, जिसमें आपका मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे ही सब्जेक्ट्स के मिला के आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 मिनट का समय आपके पास होने वाला है। पार्ट 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? तो आपके इंग्लिश आ रहा है, मैथ्स आ रहा है जिसको आप क्वांट बोल सकते हो, या जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर मिक्स्ड आ रहा है, और आपका रीजनिंग आ रहा है। 10-10 नंबर के चारों पार्ट हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन है और 45 मार्क्स का आपका समय है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। 1 हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इसे जल्दी से हम सॉल्व करेंगे विद इन द टाइम। कोशिश करेंगे कि हमारा आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है। आप भी पेन कॉपी साथ में लेके बैठो और साथ में बनाते हुए चलो। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीन रोक के बना सकते हो, बट अपना एक टाइमर देख लेना कि आपने कितने मिनट में कितने सवाल सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कुछ समझाते करते हुए भी उस टाइम के अंदर ही अंदर ख़त्म कर दें। चलिए, सबसे पहला पार्ट हमारा होने वाला है रीजनिंग का। रीजनिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये नेक्स्ट टर्म इन सीरीज़ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मतलब सीरीज़ में अगला टर्म कौन सा आने वाला है वो आपको कंप्लीट करना है। 2b, 4c, 8e एंड 14h। आप लोग पैटर्न समझ पा रहे होंगे। 2 से 4 गया, 4 से 8 गया, 8 से 14 गया। पैटर्न क्या है? यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, अगला +8 होगा, मतलब 22 आना है। 22 एक ही ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरह से आप सोचोगे, b के बाद c है, e के बाद e है, h है, मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। डिफरेंस यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का ही होगा, मतलब यहाँ 12 आएगा। 12 किस लेटर पे आता है? एल पे आता है। तो यहाँ से फिर से हमें एल मिल जाता है, और एल 2 में था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने नंबर से देख लिया कि भाई 22 एक में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22L। चलिए, स्लॉग का क्वेश्चन है आपका। ऑल फ्रॉग आर टॉर्टोइज, मतलब सारे के सारे ही फ्रॉग जो हैं वो क्या हैं? कछुआ हैं। ठीक है, एंड नो टोटोइज इज क्रोकोडाइल, मतलब कोई सा भी जो कछुआ है वो मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, नो क्रोकोडाइल इज़ अ फ्रॉग, कोई भी क्रोकोडाइल फ्रॉग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। नो फ्रॉग इज़ ए क्रोकोडाइल, कोई भी फ्रॉग जो है वो क्रोकोडाइल नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि फ्रॉग पूरा का पूरा आ रहा है किसके अंदर? टोटोइज के अंदर, और टोटोइज एक भी टोटोटाइज आपका क्रोकोडाइल नहीं है। दैट्स वाई दोनों के दोनों ये क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राहुल इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब ये लेफ्ट एंड से 11th है, एंड 4th फ्रॉम राइट एंड, एंड 4th है राइट एंड से। ठीक है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द रो सो दैट द टोटल नंबर ऑफ बिकम्स 28। अब देखिए, राहुल यहाँ से 11th है और यहाँ से 4th है। अगर सिर्फ इन दोनों को जोड़ें तो आप लोग इसको 15 बोलेंगे। 11 + 4, बस इसमें राहुल 2 बार आ रहा है, तो इसमें से -1 करना होगा, जो कि कितना आएगा? 14। और आपको 28 बच्चे करने के लिए 14 आपके पास हैं, तो और कितने ही बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी? 14 की। एक क्वेश्चन फिगर है आपका इसमें आपको क्या फाइंड करना है? इसका वाटर इमेज। वाटर इमेज आपको इसमें फाइंड करना है। इस फिगर का वाटर इमेज कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। वाटर इमेज क्या होता है? झट से नीचे की ओर उल्टा पलट जाता है, मतलब ये एरो डेफिनेट है कि इस तरह से होगा। तो एरो आपको सबसे पहले ढूंढना है कौन सा, तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब ये जो एज इट इज़ है, ये इसी कॉर्नर में एज इट इज़ रहेगा, तो इसमें तो ये पलट जा रहा है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए, 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी अ फोटोग्राफ सीम्स टू द लेफ्ट ऑफ। 4 गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं, मतलब 1 2 3 4 हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं क्योंकि 4 ही गर्ल्स हैं तो जगह है अपने पास। चलिए, 4 गर्ल्स यहाँ पे बैठ रही हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब कह रही है फोटोग्राफ सीमा इज टू बी द लेफ्ट ऑफ रानी। रानी के लेफ्ट में कौन है? सीमा है। अब मैरी इज़ टू राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में कौन है? मैरी है। और रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी, और रानी और मैरी के बीच में कौन है? रीता है। पता चल गया यहाँ पे, यहाँ मैरी आएगी, यहाँ रीता आएगी, यहाँ रानी आएगी, और यहाँ सीमा आएगी। हु विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटो? तो लेफ्ट कौन होगी आपकी? ये रानी हो जाएगी, तो आपका आंसर रानी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें कहा गया है आपको 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर सोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर ऑन द बॉटम। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट इन द सेंस कौन सा फेस होगा, हाँ ठीक है,
ये जो फेस है, जब 2 पॉइंट वाला जो फेस है वो कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा, तो उसके टॉप पे कौन सा होगा, हाउ मेनी पॉइंट विल बी इन द टॉप, टॉप पे कौन सा होगा, जब बॉटम पे आपको ये 2 पॉइंट्स वाला फेस होगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हमें कॉमन मिल रहा है, 3 डॉट्स वाले मिल गए, मतलब इसके सामने ये रहेगा, इसके सामने ये रहेगा, तो जब ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि ये वाला जो है और जो इसमें नहीं दिख रहा, एक जो नहीं दिख रहा है डॉटेड, वो किसके सामने रहेगा, इसके सामने रहेगा। क्लियर है? आई होप मैंने जो बताया वो आपको क्लियर होगा। ये 3 है तो इसके सामने ये रहने वाला है, इसके सामने ये रहने वाला है, और जो इसमें मिसिंग है वो इसके सामने रहने वाला है। तो कौन सा हमारे पास होगा, 2 के सामने 1 डॉट वाला रहेगा, तो 1 डॉट वाला यहाँ आपका ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला। चलिए, इसमें आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है। सीरीज़ को आपको पहले समझना होगा हमारा पैटर्न क्या कह रहा है। 3, 8, 23, 68, 203, मतलब इतना तो पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, आप देख के समझ सकते हो, शॉर्ट डिफरेंस रहेगा, मतलब छोटी छोटी अंतर रहेगी, तो उसमें हम लोग डिफरेंस से काम चला सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन से। जैसे ही पता चल रहा है 3 से 8 गया, 8 से 23, फिर 68, फिर 203 चला गया, मतलब पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप फाइंड करो तो यहाँ इंटू 3 -1, तो 9 में से -1 8, इंटू 3 -1, इंटू 3 -1, इंटू 3 -1, तो अब अगला भी क्या होगा, इंटू 3 -1, इंटू 3 करोगे तो ये 600 और 3 में से 609। तो हमारा क्या आ रहा है, इंटू 3 इसमें करेंगे तो 609 आएगा, बट -1 भी करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 608। आपको ऑप्शंस में दोनों ही मिल सकते हैं, 608 भी और 609 भी, तो तुरंत जैसे ही 609 आएगा आप गलती से वो मत मार देना, इसमें पैटर्न -1 पे जा रहा है तो 608 ही मारोगे। चलिए, फिर से हमें एक मिल रहा है कि अब इसमें कौन सा पैटर्न हम फॉलो करा सकते हैं, मतलब ये 2 है, 7 है, 27 है, 107 है। पैटर्न आप गेस करना चाहो कि कौन सा पैटर्न हमें नज़र इसमें आ रहा है। तो पहले 2 से 7 जा रहा है, 7 से 27 जा रहा है, 27 से 107 जा रहा है। आप तुरंत सोच सकते हो कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 इंटू 4 8 -1, 7 इंटू 4 28 -1, 27 इंटू 8 आपका आएगा 20 जो 28 और 108, 108 में से माइनस किए 107। यहाँ भी क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे और -1 करेंगे। इंटू 4 आप जैसे करोगे तो ये 400 हो गया, ये 28, 428 हो जाएगा, और -1 करोगे तो 427 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। 427 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर को इसमें फाइंड करना है आपको। मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इस पैटर्न में सारे नंबर्स हैं, इसमें सारे नंबर्स हैं, यहाँ ये वाला मिसिंग है। आपको क्या करना है, इसमें सारे में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना है, रिलेशन क्या क्या है नंबर्स के बीच में। जैसे ही हम देखना स्टार्ट करते हैं तो ये चारों नंबर छोटे नज़र आ रहे हैं, बीच में बड़ा नंबर है, ये फिर से चारों छोटे हैं, बीच में बड़ा नंबर है। जनरली इन केस में क्या करते हैं, इसको और इसको कोरिलेट करने की कोशिश, और इसको आपस में, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको वो ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ चलेंगे ढूंढने में कि इसमें देखिए, इस वाले पहले वाले में हम देखते हैं, यहाँ 3 है, ये 2 है, 3 2 जा 6, 5 4, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 कर, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है। ठीक है, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब इस वाले को करके देखते हैं आता है कि नहीं। ये 4 है, ये 3 है, 4 3 जा 12 और 5 6 जा 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 आ रहा है, मतलब ये पैटर्न हमारा सही बैठ रहा है। तो उस बेसिस पे करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 6 7 जा 42, तो कितना आ रहा है हमारा 42 एंड, तो 62 आना चाहिए आपका आंसर में। 62 ऑप्शन में अवेलेबल है और 62 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए मैन ड्राइव्स 6 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट, मतलब पहले वेस्ट की ओर जाता है, सॉरी मैन पहले वेस्ट की ओर जाता है, मतलब यहाँ से अगर मान लो शुरू करता है तो वेस्ट की ओर जाता है कितना, 6 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर अगेन, एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। ठीक है, वो क्या करता है, जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर फिर से चलता है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेंगे, फिर से लेफ्ट लेंगे आप, तो किधर किस साइड जाओगे आप, फिर से लेफ्ट अगर आप लोगे तो इस तरफ जाओगे कि इस तरफ जाओगे, आप इसको उल्टा रख के समझना। ठीक है, कि बाई चांस आप अगर इधर, अरे पूरा ही मिट गया, चलो कोई नहीं। देखो पहले क्या कर रहा था, आप इधर से 6 किलोमीटर जाते हो, फिर यहाँ से लेफ्ट लेके 3 किलोमीटर जाते हो। अगला लाइन, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव, अब लेफ्ट इधर है तो अगेन लेफ्ट 3 किलोमीटर जाएगा, तो 3 किलोमीटर इधर जाएगा, उल्टा सेंस में आपके राइट में वो लेफ्ट होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर
अब पूछ रहा है आपको, चलो 3 ही ऑप्शन था, 6 3 3, फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मैन का ये था, अब जो इनका डायरेक्शन है वो यहाँ पे आके रुक गया है। अब यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो ऊपर आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन निकल रहा है आपका ये, तो ये क्या आएगा वेस्ट और ये साउथ, तो साउथ वेस्ट में आपका ये मैन का पोजीशन अब भी है टू द ओरिजिनल पॉइंट से। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के, जो कि आपके 5-5 क्वेश्चन हैं। इसमें पाँचों मैंने 5-5 ही डाले हैं, हालांकि आपके एग्ज़ाम में नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्या पता 6 आ जाए, क्या पता 10 के 10 जनरल अवेयरनेस से आ जाए, कंप्यूटर से आए ही ना, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट मैंने 5-5 रखे हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस स्टेबलाइजेज द सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन, इनमें से कौन सा सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित करता है? इनमें से स्टेबलाइज कौन करता है सर्वर और वर्क स्टेशन को? इंटरस्पेस, बैकबोन या टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या गेटवे? तो हमारा कौन करता है? टर्मिनल एक्सेस पॉइंट दोनों के बीच में स्टेशन को, मतलब इनमें से सर्वर और वर्क स्टेशन को स्थापित करता है, ठीक है। कौन करता है? टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट, in MS Word, which of the following can be used to create envelopes and labels for mail merge? MS Word में मेल मर्ज के लिए लिफाफे और लेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? रेफरेंस टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब या रिव्यू टैब? इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? मेलिंग टैब। The Windows 10 biometric login feature has been named. Windows 10 biometric login का नाम दिया गया है, biometric login दिया गया है आपके Windows 10 में, उसका जो नाम है उसको किस नाम से ऐसे जनरली जानते हैं हम लोग? Windows Bio, Windows Instant, Windows Hello, Windows Padlock, इसको हम लोग जानते हैं Windows Hello के नाम से, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका टाइम काफ़ी बचा सकता है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप तुरंत मार के आगे बढ़ो, अदरवाइज आप एंड में 5-10 मिनट में दोबारा चेक कर सकते हो। अगर किसी पे आपको डाउट है तो मार्क एंड रिव्यू करके आप छोड़ सकते हो। चलिए, इंस्टेंट मैसेजिंग IM सर्विसेज फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज? ये जो IM है, IM क्या है आपका? इंस्टेंट मैसेजिंग, ये जो सर्विस है वो कौन से कैटेगरी के अंदर लाए करता है? मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज, कम्युनिकेशंस या ईमेल? तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? ठीक है, लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट, लिंक्ड आधार कार्ड टू पोस्ट ऑफिस, लिंक्ड आधार कार्ड टू गैस कनेक्शन और नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो नहीं होगा, आपका ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। लिंक्ड आधार कार्ड को अगर आधार सीडिंग का कुछ आ रहा है तो आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर खत्म हो गए। अब हम देखने वाले हैं 5 क्वेश्चन हमारे जीके के। हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी? मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र को। किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र एक पपेट के तौर पे काम कर रहे थे, मतलब इनको बना तो गया था नवाब, बट ये ब्रिटिश के आदेशों का पालन कर रहे थे। वो जैसे जैसे इनको इंस्ट्रक्ट करते थे उस तरह से ये काम करते थे, और उससे ब्रिटिश लोग अपना पकड़ मजबूत बनाते गए थे हमारे क्षेत्रों पे, ठीक है। तो ये किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ? सनलाइट कितने कलर्स को कंसिस्ट करता है? मतलब जब सनलाइट से रेज निकलते हैं तो वो ऑलरेडी वो उसमें कितने कलर के मिक्सडअप होते हैं? वो होते हैं आपके 7, या पता ही होगा आपको, जैसे रेनबो वैनबो के बारे में आपने ये छोटे क्लास का मतलब 8-9 में भी आपने पढ़ा ही होगा और काफ़ी पहले से ही जानते होंगे। तो ये 7 कलर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन? कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या का जो मंदिर है, कामाख्या टेम्पल, वो कहाँ पे लोकेटेड मतलब है स्थित? तो गुवाहाटी में, कोहिमा में, इम्फाल में, अगरतला में? ये आपका है गुवाहाटी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज राजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विथ? ये जो राजा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी जी को किस डांस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, मतलब इनको जोड़ा जाता है, इनका नाम किस डांस के साथ? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथकली? इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के साथ जोड़ा जाता है किनका नाम? राजा रेड्डी का। नेक्स्ट, डैश हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ टेकिंग 100 विकेट इन 22 टेस्ट मैच अवे फ्रॉम होम? मतलब घर से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर खेल के, घर से बाहर खेल के किसने ये कारनामा हासिल किया है 22 टेस्ट मैच में 100 विकेट प्राप्त करने का? ठीक है, किसने किया है? भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह या रविचंद्रन अश्विन? किया है जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में इन्होंने कंप्लीट किया था अपने 100 विकेट्स 22 टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है।
और वो भी घर से बाहर, मतलब इंडिया से दूर खेलते हुए, मतलब विदेशी देशों में खेलते हुए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आ रहा है इंग्लिश का, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने रीजनिंग देख लिया और हमने जीके और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन देख लिए। अब आया है आपका सिनोनिम, मतलब आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हर्डल, हर्डल का मतलब क्या है आपको, ऑब्स्टेकल। इसमें आप क्या कह सकते हो, हर्डल का जो सिनोनिम, सिनोनिम मतलब उसका समानार्थक शब्द, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका हर्डल। फिर गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फैटल, फैटल का मतलब क्लमसी, डेडली, फ्लोट या अनफ्रेंडली, ठीक है। इसमें आपका हो जाता है डेडली। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड 4 ऑप्शन आर गिवन, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ दैट मीनिंग एज योर आंसर। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी करेक्ट आंसर अमंग द ऑप्शन, मार्क 4 नन ऑफ द एबव एज योर आंसर। इसमें क्या करना है, एक आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, आप कह सकते हो इडियम, इडियम दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको ऑप्शंस में से देख के करेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी नहीं लग रहा कि इसका कोई मीनिंग नहीं है तो आपको क्या मारना है, नन ऑफ दीज मारना है। चलिए, वर्ड क्या है, बी इन हॉट वाटर। बी इन हॉट वाटर मतलब आप गर्म पानी में। बी इन बाथटब, इसका मतलब क्या, बी इन बाथटब, बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, बी इन और इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन और नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब कभी भी एकदम, इडियम्स क्या होते हैं, उल्टा बोला जाता है, जैसे ताना वाना मारते हैं ना, वैसे वैसे आप समझ सकते हो, इसका मतलब वो होता है। इन हॉट वाटर का मतलब आप बाथ में तो कभी बोल ही नहीं सकते, इन बाथ टब या इन कंफर्टेबल पोजीशन तो बिल्कुल नहीं। और तो ये हो जाएगा आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हो तो आपको कोई ऐसे बोल सकता है, बी इन हॉट वाटर, ठीक है, नन ऑफ द एबव। अगला है आपका सेम क्वेश्चन, आपका यही एक्सप्रेस करना है। इडियम फ्रेजेस आपको दिए, स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का जनरली सा मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए ऑप्शन में होगा, टू इंजर्ड समथिंग बैडली, अ फीलिंग ऑफ रिमोर्स और अ शॉर्ट डिस्टेंस और टू वॉक विजडम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अ शॉर्ट डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है कंप्लीट। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, होटल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। वाज इट, वाजंट इट, इज़ इट और इज़ नॉट इट। इसमें आपका कौन सा फिक्स्ड हो जाएगा, सही अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, वाज इट से। Fill in the blanks with the most appropriate word out of the 4 alternatives suggested below each question. The magician created and dash of the girl floating in air. मतलब एक मैजिशियन ने ऐसा क्या क्रिएट किया कि लड़की जो है हवा में तैरने लगी। तो अल्यूजन होता है कि इल्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है कि इमिशन होता है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। अब इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन, आउट ऑफ विच ऑफ द वन करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा आएगा, ये एवरीक्यून, एवरसोन या एवरजन या एवरीसिक्यून, ऐसा कोई मतलब है नहीं। ये वाला जो है आपका सही हो रहा है। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड समवन, मतलब किसी के प्रति आपको बहुत डिसलाइक, मतलब लाइक डिसलाइक तो आप समझ रहे होगे, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अबाउट समवन, किसी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है, ठीक है। दूसरा, इसमें भी आपको करेक्टली वर्ड को करेक्टली जो वर्ड है उसको आपको टिक आउट करना है। उसमें कौन सा हो जाएगा आपका, टंग। टंग 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 मतलब क्या होता है आपका, जीभ, जिससे हम टेस्ट करने के लिए, हमारा एक ह्यूमन ऑर्गन है जो हम फूड को टेस्ट करने के लिए फूड के टेस्ट को बता पाते हैं उससे, तो ये है आपका टंग, जिसका स्पेलिंग ये है। चलिए नेक्स्ट, विच फिर से एक ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट मिल्क मतलब क्राई, आप रो रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कुछ पुराना हो गया है, उसको लेके अभी तक आप रो रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ, आप उसी को लेके बैठे हुए, आगे जो आने वाले प्रिपरेशन है उससे क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क हमें नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कंप्लेन ओवर समथिंग हैपेंड इन पास्ट, हम उस चीज़ के लेकर अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं जो ऑलरेडी पास्ट में बीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख के लग रहा है इम्प्रूवमेंट वाला। चलो, इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट सेंटेंस अंडरलाइन बिलो द गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नो इम्प्रूवमेंट। इसको जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है, इसको अगर ऑप्शन में आप कुछ बढ़िया लग रहा है जिससे कि आप सही कर सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, तो वो आप करो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तो आपको क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट वाला बॉक्स को टिक करना है। Pollution has a bad effect on the environment in the long run. Pollution has a bad effect on the environment in the long run. इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं, न्यूट्रल, वर्स, डेट्रीमेंटल और नो इम्प्रूवमेंट। इसमें आपका ऑप्शन डेट्रीमेंटल है जो है वो ज़्यादा सही बैठेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज़ बैड एंड कॉजेज हार्म, मतलब कुछ जो
कुछ जो अच्छा नहीं है और वो क्या कॉज कर सकता है, हार्म कॉज कर सकता है। तो यहाँ डेट्रीमेंटल आपका हो जाएगा, पॉल्यूशन है डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इन द लॉन्ग रन। बैड तो एक सिंपल सा वर्ड है जो हम लोग यूं ही यूज़ कर लेते हैं, तो इसके जगह अगर हम लोग ये वाला वर्ड यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। अब चलिए, आज हमने इंग्लिश को पहले डिस्कस किया, क्वांट हमारा अब है, क्वांट हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमने देख रहे हैं हमारे इस 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप देख सकते हैं अभी 20 मिनट बीता है और 20 मिनट में हमने क्या कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपके एग्ज़ाम में भी बिल्कुल यही होने वाला है कि आपको 45 मिनट बचता है ना, 45 मिनट, तो मेरे इस सजेशन के हिसाब से करो, आप क्वांट को सबसे एंड में रखना, और जिनको क्वांट अच्छा लगता है वो में भी स्टार्ट में भी कर सकते हैं, बट वो उनकी इच्छा होगी। क्वांट आप सबसे एंड में, और मोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप बचा सकते हो क्वांट के लिए तो अच्छी बात है। क्वांट में कोई नहीं जानता वो लोग क्या देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपका डुएबल ही होगा, इंग्लिश डुएबल ही होगा, और कंप्यूटर और जो जीके वाला पार्ट है वो ऐसा होगा कि आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, वो क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं होगा उस पर। अगर आ रहा है तो फट से मारोगे, नहीं आ रहा है स्किप करोगे, ठीक है। वो मेन टाइम लगता है वो क्वांट में लगता है। क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि आता है, जब बनाने लगोगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम अगर इसके लिए आप बचा के रखोगे, जैसे हमारे पास अभी कितना है, 20 मिनट में हमने तीनों सेक्शन देख लिए, अब हमारे पास 25 मिनट्स हैं, 25 मिनट में 10 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। बस ये कहने की कोशिश है कि आप लोग अगर टाइम सेव कर पाओ किसके लिए, क्वांट के लिए, तब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। A is 40% more efficient than B. How much time will both working together take to finish the work which B alone can finish? देखिए, एक बात मैं बता दूं, आप लोग इस मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज में मत जाइएगा, पंक्चुएशन पे मतलब उतना ज़्यादा काम मैंने नहीं किया अभी कि क्वेश्चन को एकदम करेक्टली पंक्चुएट करके मैं लिखूं। जो मुझे पता चला क्वेश्चन फॉर्म जैसे हुए वो मैंने लिख दिया है, तो आप लोग को समझने लायक तो हो रहा, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे हिंदी में, तो एक्चुअली हिंदी में मैं कंप्यूटर के, जीके के और अलग क्वेश्चन डाल भी सकता हूँ। मैथमेटिक्स में मैं हिंदी में क्वेश्चन नहीं डाल सकता क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है हिंदी में, हिंदी टर्मिनोलॉजी में आपको मैथ्स में जो भी हिंदी टर्म्स यूज होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो उसके लिए मैं आपको हिंदी में पूरा समझा दूंगा, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको हिंदी में समझा दूंगा, आप लोग भी समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा उस हिसाब से। देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है काम करने के मामले में, और जो दोनों मिल के काम करते हैं, पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बोथ वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क, दोनों मिल के एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, जो काम बी अकेले 36 दिन में ख़त्म कर रहा है। मतलब ये जो बी जो है वो अकेले 36 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि ए और बी जब साथ मिलेंगे तब कितने दिन में वो ख़त्म करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ए जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। अब ठीक है, इसमें हमें कुछ मान लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं x, तो इसमें हम लोग को देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें चेक करना होता है कि हमें कितना एज्यूम करना है। जैसे आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करते हो तो आप वहाँ पे 100 मान लेते हो, तो यहाँ परसेंटेज में आया ना 40% मोर एफिशिएंट, तो हम मान लेते हैं कि या तो आप 100 मान लो या 10 मान लो, कोई भी ऐसा नंबर जिसको कैलकुलेशन में हम ईजी टर्म में कैलकुलेट कर पाएँ। अगर हम मान लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोलते जाऊँगा, एफिशिएंसी ऑफ बी अगर हम लोग कहें कि इसका 10A मान लो या x मान लो कुछ भी, तो 10A अगर मान लेते हैं, और तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इससे 40% ज़्यादा है तो 10 का 40% 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14A हो जाएगा। अब ये आ गया 14A। अब टोटल वर्क अगर आप निकालोगे, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना आएगा आपका 10A, बी 36 दिन में काम करता है, जो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बी 36 दिन में उस काम को अकेले फिनिश करता है। एफिशिएंसी इसका क्या माना हमने 10A, और काम कितने दिन तक करता है ये 36 तक, इसका कितना आ गया आपको 360A, मतलब टोटल वर्क आपका निकल गया 360A। दोनों मिल के कितना में करेंगे, दोनों मिल के बोथ ए एंड बी जब मिलेंगे तो टोटल वर्क तो हमारा ये रहने वाला है 360A, लेकिन ए बी का एफिशिएंसी क्या होगा एट 1 डे का, इसका 10A है, इसका 14 है, टोटल हो जाएगा 24A,
और ए यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको 24 से कटेगा, 24 से चलो दिक्कत है तो 12 से कर लो, 12 से 2 बार में, 12 से 30 बार में, 2 से ये 15 बार में, तो ये आपका कितना आ गया 15 डेज़। 15 डेज़ के अंदर ए और बी दोनों मिलके क्या कर लेंगे, काम को निपटा लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे जो बी अकेला 36 दिन में कर ले रहा है, और जब ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट लैंग्वेज में देखने से बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन काफ़ी आसान होने वाला है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपको, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 120 आवर, मतलब एक पाइप ए है जो एक टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 144 घंटे में भर सकता है, एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 180 आवर्स, और पाइप सी जो है उसी टैंक को 180 में भर सकता है। मतलब ए कितने में भर सकता है आपको दिया हुआ है 120 में, बी कितने में भर सकता है 144 में, सी कितने में भर सकता है 180 में, आवर्स में है सारे, आवर्स में, ठीक है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, मतलब पहले 24 घंटे के लिए सारे पाइप को खोल दिया जाता है, ए को भी, बी को भी और सी को भी, एंड देन पाइप बी इज़ क्लोज्ड, और 24 घंटे के बाद क्या किया जाता है, बी को क्लोज कर दिया जाता है। इन हाउ मेनी आवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड बाई पाइप ए एंड पाइप सी, तो बचा हुआ जो पार्ट है 24 घंटे में जितना पानी चला, ठीक है, 24 घंटे में जितना पानी चला उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, तो कुछ तो पार्ट बच रहा होगा, पार्ट बचने पर जो पार्ट बचा हुआ है उसको ए और सी मिल के कितने देर में भरेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क फिर से निकालना होगा। पाइप ए हमारा 120 में काम करता है, बी हमारा 144 में, ये हमारा इतना, तो इसमें टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो 120, 144 एंड 180 का एलसीएम आएगा, वो आपका आएगा 720, ठीक है। इसको आप यूनिट में कुछ में भी ले सकते हो, और जब इसका एफिशिएंसी आप निकालोगे, मतलब इसको आप इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो ये आएगा आपको 6, ये आएगा आपको 5 और ये आएगा आपको 4, मतलब ये एक घंटे में, एक घंटे का बात हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 120 घंटे में भरता है, ये 44 घंटे में, ये तो ये एक घंटे में कितना, एक घंटे में, एक घंटे में, तो ये 6, 5 और 4 आ गया, ठीक है। टोटल वर्क आपको इतना आ गया। अब 24 घंटे में कितना अमाउंट फिल होगा, क्योंकि ये एक दिन का बात हो रहा है, एक घंटे का, तो अमाउंट जो फिल्ड होगा, मतलब अमाउंट फिल्ड 24 घंटे का बाद, क्या इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लो। अगर एक बार ये लोग स्टार्ट होते हैं, एक बार चालू होते हैं साथ में, तो कितने, 6, 5, 11 और 4, 15, कितने देर तक इनको साथ में चलना है, तो 24 तक। अब 24, 15, 24 गुने 10 करोगे तो 240, 24 गुने 5 करोगे तो 120, टोटल आ गया 360, 360 हो गया यहाँ पे, मतलब 720 काम है पूरा का पूरा काम हमें कितना निकला 720, और 24 घंटे में कितना काम हो चुका है 360। पानी को आप भूल जाओ, आप सिंपली काम को लेके चलो कि भाई 720 हमें काम करना था, 24 घंटे में हमें ए बी सी ने मिलके काम किया कितना 360, बच रहा है कितना काम 360 और बच रहा है हमारे पास, रिमेनिंग कितना है काम हमारे पास 360। अब 360 को किसको पूरा करना है, ए एंड सी को करना है, मतलब इसको 10 मिल के करेगा, तो 360 काम को जब 10 मिल के करेंगे तो कितने देर में करेंगे, 36 में करेंगे। आंसर आपको आवर्स में चाहिए था, आवर्स में आ गया आंसर 36। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल वर्क हमने निकाला, ए और बी और सी की एफिशिएंसी निकली 6, 5 और 4 करके, तीनों जब साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ा, वहाँ से आपको 24 घंटे में कितना काम हुआ वो निकल गया। काम पूरा होने के बाद कितना काम बच रहा है ये वो है, और काम बचने के बाद जो ए और सी मिलके करेंगे उनकी एफिशिएंसी को जोड़ा तो 10 है, कि ए का 6 है और सी का 4 है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे टोटल वर्क में से इनके एफिशिएंसी को डिवाइड करोगे तो आपको आ गया कि ये लोग मिलके कितना देर में कर लेंगे कंप्लीट, 36 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The average weight of 12 boxes is 63 kgs. If 4 boxes having an average weight of 70 kgs are removed, then what will be the new average weight of remaining boxes? मतलब 12 बॉक्सेस हैं, उनका एवरेज वेट 63 है। तो पहले तो हमें टोटल बॉक्सेस का वेट निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग,
63 इंटू 12 करोगे 6, 12, 15, 1 और ये 756 आ गया। टोटल वेट आपका कितना आ गया 756। 4 बॉक्सेस हैव एवरेज वेट। अब 4 बॉक्सेस का जो एवरेज वेट 70 kg है तो डेफिनेट है कि 4 बॉक्सेस का एवरेज वेट आपका 70 है, तो टोटल वेट कितना रहा होगा, टोटल वेट आपका 280 रहा होगा। 70 इंटू 4 करोगे तो ठीक है। अब इतने को पूछा हमसे क्या है, इतने रिमूव कर दिए जाते हैं, तो रिमूव करोगे तो 756 में से 280 माइनस करोगे तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया और ये 4, 476 kgs का बॉक्स अभी बच रहा है। ठीक है, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग बॉक्सेस। अब थे कितने 12, आपने 4 उसमें से निकाल दिए, बच कितने गए 8, तो उसको निकालने के लिए 476 में से 8 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 8 5 ज़ा 40, 7 बच रहा 78 9 ज़ा और यहाँ पे आपका 4 बचेगा और 0, तो 59.5 आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 59.5 आपके रिमेनिंग बॉक्सेस के एवरेज आ जाएंगे। और यही आपसे क्या पूछा है, आंसर पूछा है। ठीक है, कैसे निकाला हमने पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल वेट ऑफ 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इज़ इतना। मतलब 12 लड़के और 8 लड़कियों का जो टोटल वेट है वो दिया गया है इतना। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 kg, मतलब एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ दिया गया है 50 kg, मतलब 12 बॉयज़ का टोटल वेट कितना आ जाएगा, ये 12×5 = 600 kg आ गया सिर्फ बॉयज़ का। तो गर्ल्स का आप बता सकते हो, गर्ल्स का वेट कितना रहा, एवरेज वेट कितना रहा होगा। यहाँ पे टोटल वेट है तो गर्ल्स वेट कितना रहा होगा गर्ल्स का, 600 में से 480 रहा होगा, तभी तो ये टोटल होके 1080 आएगा। ठीक है, इतना पता चल गया हमें कि ये लड़कों का जो टोटल वेट रहा होगा वो इतना, लड़कियों का कितना रहा होगा इतना। देन व्हाट विल द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट पूछा है तो टोटल वेट लड़कियों का कितना है 480, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 480 तो टोटल हो गया, लड़कियां हैं कितनी 8 हैं, तो कितना आएगा 60 आ गया क्या, 60 kg। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। इसमें टोटल हमने लड़कों का वेट निकाल लिया, उसमें से लड़कियों का निकाल लिया। अब लड़कियों का जब टोटल वेट आ गया, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास हैं, तो एवरेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी A wins by the margin of 480 votes. If A gets 70% of the total votes, then the vote are. टोटल वोट आपको निकालना है। A और B के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें A जीत जाता है कितने वोट से, 480 वोट से। ठीक है, और A को मिलते कितने परसेंट वोट हैं, 70%। तो अब देखिए दो बातें हैं, जब A को 70% वोट मिल रहा है तो B को पक्का है कि 30% वोट मिला होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40%, और यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 480, इतने वोट से जीता है। 40% का इतना है तो आप निकाल सकते हो 1% का। ठीक है, 1% का निकाल लो या 20% का निकाल लो, फिर 100% का आपको निकालना है तो 20% निकालोगे, उसको 20% इसका आधा हो जाएगा मतलब 240, और फिर इसको 5 से गुना करोगे, इसको 5 से गुना करोगे। ठीक है, 5 से इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 100%, और इसको गुना करोगे तो ये हो गया 1200, तो 1200 वोट्स हो गए। या आपको ऐसे नहीं है तो आप सिंपली वही करो, आप जो पुराने मेथड को यूज़ करते हो, 40% है तो 1% निकालो, मतलब 480/40 × 100, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। या स्मार्ट वे में ऐसे कर सकते हो कि भाई हमें 40 का चाहिए, इसको डायरेक्ट डबल भी कर सकते थे और फिर इसको हाफ करके ऐड कर सकते थे, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपको 1200 आ गए वोट्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 ईयर अगो वाज 26 ईयर, मतलब 4 साल पहले हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे का जो एवरेज वेट था वो कितना था 26 ईयर। दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 ईयर अगो वाज 22 ईयर्स, देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। अब 4 साल पहले कितना था, अब प्रेजेंट एज हस्बैंड का पूछ रहा है आपसे और डाटा दिया है पहले का, मतलब 4 साल पहले का। तो पहले तो हम यहाँ हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है, 4 साल पहले की बात है। तो 4 साल पहले की बात करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 18 78 आ गया, तीनों का जोड़ के हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। 4 साल पहले इनका टोटल वेट कितना रहा होगा, वेट और एज रहा होगा, मतलब ऐड करके 78 ईयर्स। ये है 4 ईयर अगो की बात। अब 3 ईयर अगो में
क्या दिया है, दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 ईयर अगो 22, 3 साल पहले सिर्फ इन दोनों का कितना रहा होगा, 22 साल, मतलब वाइफ प्लस चाइल्ड 44 ईयर्स, 44 एज, ठीक है। अब ये 3 साल पहले का है और ये 4 साल पहले का है, ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, 4 साल पहले का है तो इसमें अब प्रेजेंट एज के लिए, प्रेजेंट एज में इन तीनों का कितना आएगा, इन तीनों का कितना आएगा, इसमें 4 साल 4 साल 4 साल, मतलब 12 साल इसमें ऐड करेंगे तो तीनों का आ जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का, इसमें 12 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 ईयर्स, यहाँ लिख दो 90 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब 90 ईयर्स में तीनों हैं और जबकि यहाँ पे सिंपली वाइफ और चाइल्ड का दिया है, ठीक है। अब वाइफ और चाइल्ड का 3 साल पहले था, मतलब इन दोनों में 3 साल जोड़ेंगे प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में वाइफ और चाइल्ड का कितना आ जाएगा, 3 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया आपको 50 ईयर्स। अब प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का आंसर है हमारे पास, प्रेजेंट में वाइफ एंड चाइल्ड का आंसर है पास, तो क्या हस्बैंड का नहीं निकलेगा, हस्बैंड का निकलेगा 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 9:13, 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस will be 3:4. What will be the ratio of their age 4 year hence? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4 years ago मतलब 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना था, 9:13, 8 साल बाद क्या हो गया 3:4, एंड अब आपसे पूछ रहा है कि अब से 4 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए 4 साल पहले की अगर हम बात करें, 4 ईयर अगो कितना दिखा रहा है ए और बी का रेशियो 9:13, यहाँ ए यहाँ बी। 8 ईयर हेंस कितना दिखा रहा है 3:4। तो पहले तो आपको एज का डिफरेंस को बराबर करना होगा, यहाँ आप डिफरेंस देख पा रहे हैं 4 का है और यहाँ 1 का है, तो ये हमें ऐसे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, एज में एवरेज में हो चाहे रेशियो में, एज का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो 4 से कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 12:16। अब इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ये आ गया आपका 4 ईयर अगो वाला 9:13, यहाँ मान लो हम लोग लिख लेते हैं प्रेजेंट जो कि हमें पता नहीं है, और 8 ईयर हेंस जो कि हमें पता है 12:16, ठीक है। अब देखिए अब निकालेंगे कितना, ये लाइन आ गया आपका प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट के 4 साल बाद का है और ये प्रेजेंट के 8 साल बाद का है, टोटल कितना हो गया 12 साल हो गया, और 12 साल डिफरेंस हो रहा है, बट डिफरेंस है कितना, 9 से 12 कितने का डिफरेंस है 3, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 का मतलब 12 है, तो 1 का मतलब क्या होगा 4 होगा। अब इससे हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, 4 साल पहले इनका एज क्या रहा होगा, 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो इनका एज रहा होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये रहा होगा 52। प्रेजेंट एज हम 4 साल ऐड करेंगे तो 40, और इसमें ऐड करेंगे 56, 8 साल करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 48, और यहाँ 8 ऐड करेंगे तो 64, बट हमें 8 का तो चाहिए ही नहीं, 4 साल बाद का पूछा है, तो 4 साल बाद यहाँ आ जाएगा 44 और यहाँ आ जाएगा 60। इसके रेशियो पूछा है आपसे, रेशियो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, यहाँ आपका 4 से गया ये 11 बार में, 4 से गया 15 बार में, तो 11:15 क्या हो गया आपका रेशियो हो गया 4 ईयर हेंस का। नेक्स्ट 8 नंबर पूछ रहा है आपको 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y इज टू x इक्वल टू, मतलब 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। ये क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, x y इधर आ जाएगा, 30 के नीचे 22 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 से जाएगा 15 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, तो x इज टू वाई तो आ गया आपका 15:11, लेकिन पूछा आपसे y इज टू एक्स है तो इसको जस्ट पलट देंगे हम लोग, y इज टू एक्स क्या आ जाएगा 11:15। कुछ आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे मतलब ऑफ x लिखेंगे, फिर 30/100 इंटू वाई लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इधर करेंगे, उतनी करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप सिंपली ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। A and B started a partnership business investing in the ratio of 2:5. C joined them after 3 years. मतलब A और B ने क्या किया, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया उन्होंने इस रेशियो में 2:5 के रेशियो में। C 3 महीने बाद उनको ज्वाइन करता है, कितने अमाउंट के साथ, तो 4/5 ऑफ B का जितना अमाउंट है उसके 4/5 अमाउंट के साथ C जो है ज्वाइन करता है। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, उनके साल के ख़त्म होने पे उनका प्रॉफिट क्या रहने वाला है अगर ए को मिलता है 16,800 उसके शेयर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी लिख लेते हैं। ए को मिलता है 2,500, तो 2,500 से इसे हमें 4/5 का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मान के चलो मैं 1000 कर लेता हूँ, आप लोग 100 में भी कर सकते हो, 20 में भी कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो, मैं इसको कर लेता हूँ। अब इसका 4/5 क्या आएगा आपका, 4000 आ जाएगा। और ये 3 महीने बाद आता है, तो ये 9 महीने तक ही रहेगा, और ये लोग कितने महीने तक रहेंगे, 12 महीने तक रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब चाहो तो यहाँ से आप 0 हटा भी सकते हो, आगे सॉल्व करके भी हटा सकते हो। ठीक है, ये इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, बाकी आप लोग का जैसा इच्छा है आप लोग वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा 24, यहाँ से क्या आएगा 12×5 60, और यहाँ से क्या आएगा 36। इसको अब और शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, ये सारे 12 से कट रहे हैं तो 2 5 और ये आ गया आपका 4, वापस से वही आ गया। ठीक है, और ए को शेयर कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा था कितना 16,800। यहाँ से आप एक का वैल्यू नहीं निकाल सकते, 8,400। आपको टोटल निकालना है तो आप टोटल निकाल लो फिर यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको टोटल कर लोगे, 5 2 7 3 10, टोटल 10 आ रहा है। 10 का वैल्यू आपको क्या कर लेना है, 10 का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 84,000 टोटल शेयर निकलेगा, जिसमें से 16,800 इंडिविजुअल शेयर पूछेगा तो आप लोग वो भी निकाल सकते हो। आपके पास एक का वैल्यू है 8400, 5 का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत बढ़िया चांसेस होते हैं इसके आने के, आता ही है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है, हालांकि हो सकता है इसमें अलजेब्रिक टाइप का हो जाए, या सिंपल ही आ जाए, या बोर्ड मास टाइप का और सिंपल आ जाए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, पहले आपको बोर्ड मास सिंपल, इसमें बोर्ड मास लगाना होता है और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। तो पहले आपको क्या डिवाइड वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप। हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा 29/4 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, 5 - 2 3 आएगा, 5 - 2 3 आएगा, 3 - 1 करोगे तो 2 2 6 + 2 8 आएगा, 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे 4 आएगा, ऊपर 29, ये आपका प्लस का 32, 50 और 11 61/4, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रहे प्रैक्टिस सेट पेपर 2 हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, सेट 2 हमने ख़त्म कर लिया है। 2 प्रैक्टिस हमने करा ली, लगभग आपको 80 क्वेश्चन तो वैसे मिल गए हैं। ठीक है, अदरवाइज आज जैसे हमें मौका मिलता है हम आगे भी इसका कंटिन्यू करेंगे ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।